अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और नाज़रीन, आज में हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी मुश्किलात में बहुत इजाफा हो चुका है। वजह यह है कि न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप के 2 ख़ानदानी इदारों को टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस करार दे दिया है और जूरी ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन और ट्रंप पेरोल कॉरपोरेशन को तमाम मामलात में इसका जिम्मेदार भी करार दे दिया है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा पहली मरतबा है कि इन कंपनीज पर कोई जुर्म साबित हुआ है और अदालती फैसले के बाद कंपनी को तकरीबन $16 लाख का जुर्माना हो सकता है, जबकि इसे मुस्तकबिल में कर्जों और फाइनेंसिंग के हुसूल में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये खबर न सिर्फ माशी नुकसान है बल्कि उनके सियासी करियर के लिए परेशानी का बाइस भी बन सकती है। साबिक सदर चंद हफ्तों पहले ऐलान कर चुके हैं कि वो 2024 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे, लेकिन अब ये अहम मामला है कि अदालती फैसले के बाद क्या उनकी पार्टी उन्हें बतौर उम्मीदवार चुनती भी है या नहीं। नाज़रीन, इस केस के अलावा गुज़श्ता साल 6 जनवरी को आप जानते हैं कि कैपिटल हिल पर अपने हामियों को उन्होंने हमले में उकसाया था। इस पर अलग से एक तहकीकात जो है वो जारी है। अमरीकी इदारों के अहम दस्तावेज़ात को सदारत के ओहदे के बाद भी अपने कब्जे में रखने पर भी चार्ज का अलग से ट्रंप को सामना करना पड़ रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे सियासी सफ़र ख़त्म होने वाला है या फिर तनाज़ात में ज़िंदगी गुजारने वाले डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह इन मामलात और इन तनाज़ात से भी बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे? कुछ ऐसी ही चीज़ों पर आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपको दिखा रहे हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़े धचके का सामना। न्यूयॉर्क की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के खानदानी कारोबार को टैक्स फ्रॉड का कसूरवार करार दे दिया है। आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक 12 रुकनी ज्यूरी ने 6 हफ्ते के ट्रायल के बाद ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन और ट्रंप पेरोल कॉरपोरेशन को तमाम मामलात में जिम्मेदार ठहराया है। इनके दोनों इदारों को धोखाधड़ी और कारोबारी रिकॉर्ड में गलत रद्द-बदल करके टैक्स से बचने के लिए स्कीम चलाने का भी मुजरिम करार दिया गया है। जजेस ने इस तगासा से इत्तफाक किया कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को इस वक्त उनके 2 बेटे चला रहे हैं। इस पर इल्जाम है कि 2005 और 2021 के वस्त में आला ओहदेदारों को अदा किए गए मुआवजे को छुपाया गया। ऐसा पहली मर्तबा है कि इन कंपनियों पर कोई जुर्म साबित हुआ है। मुकदमे के प्रोसिक्यूटर एलोन ब्रेक का कहना है कि ये लालच और धोखाधड़ी का मामला था। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप टैक्स छुपाने की 15 साल स्कीम से पूरी तरह वाकिफ थे। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को कम तनख्वाहों की अदायगी के लिए रिकॉर्ड से बाहर मुराद दी गई। कंपनी के मुलाजमीन ने अपार्टमेंट और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स नहीं दिया। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि कम तनख्वाहों की अदायगी से कंपनी के टैक्स वाजिबात में कमी आई। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के वकील का कहना है कि हम फैसले के खिलाफ यकीनन अपील करेंगे। अगर कंपनी के ओहदेदारान किसी फ्रॉड में मुलव्वस हैं तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, कंपनी को नहीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अदालत के फैसले के बाद कंपनी को तकरीबन $16 लाख का जुर्माना हो सकता है, जबकि उसे मुस्तकबिल में कर्जों और फाइनेंसिंग के हुसूल में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। आलमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप रियल एस्टेट, होटल और गोल्फ के कारोबार में मुलव्वस हैं। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप पर कोई इल्जाम नहीं लगा, लेकिन उनके कारोबारों पर जुर्म साबित हो गया है, जिससे उनकी साख को नुकसान पहुंचेगा, जो कि 2024 में उनकी सदारत के लिए उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश पर भी असर अंदाज हो सकता है। साबिक अमरीकी सदर पर सिर्फ ये इल्जाम नहीं कि उन्हें गुज़श्ता साल 6 जनवरी अमरीकी कांग्रेस की बिल्डिंग पर हमले के लिए अपने हामियों को उकसाने का भी इल्जाम है, जबकि अमरीकी इदारों की अहम तरीन दस्तावेजात को अपने कब्जे में रखने के भी इल्जामात का सामना है। 6 जनवरी की तहकीक के लिए बनाई गई कमेटी के चेयरमैन रेब बीनी थॉम्सन का कहना है कि अमरीकी महकमा इंसाफ को इस मामले में मुजरिमाना हवाला देंगे। उन्होंने मजीद तफसील में जाए बगैर मजीद बताया कि 2021 कैपिटल फसादात की तहकीकात करने वाली कमेटी को अभी इस मामले पर मजीद बातचीत करनी है। फैज़ुर रहमान साहब से बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन डीसी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। थैंक यू। फैज़ साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, वक्त निकाल रहे हैं प्रोग्राम के लिए। अच्छा फैज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो टैक्स कवानीन हैं अमेरिका के अंदर, ये क्या कहते हैं? अगर कोई टैक्स फ्रॉड करता है तो वो कितनी बड़ी ट्रबल में आ सकता है, और ख़ास तौर पर जब हम इस केस की बात करते हैं, ट्रंप की बात करते हैं, उनकी इन कंपनीज की बात करते हैं, तो ये कितना बड़ा एक स्कैंडल उनके लिए हो सकता है जो उन्हें बड़ी ट्रबल में डाल दे? जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कुछ भी ट्रायल हुआ और कन्विक्शन हुए हैं इनकी कंपनी के, वो एक बहुत बड़ा सियासी एक मसला है ट्रंप के लिए और उनके ख़ानदान के लिए।
جہاں تک اس کی لیگل امپلیکیشنز ہیں تو یہاں پر خصوصاً امریکہ میں جو کارپوریشنز ہیں ان کا براہ راست، اور پاکستان میں بھی ایسی ہے، جو کارپوریشنز ہوتی ہیں یا لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز ہیں، تو وہ ان کی ذمہ داری صرف کمپنی کی حد تک ہوتی ہے، جو افراد ہیں وہ ان کی ایکشنز کی ذمہ دار نہیں ہوتے. تو اس معاملے میں ٹرمپ جو ہے براہ راست نہ ان پر یہ مقدمہ چلایا گیا اور نہ ہی وہ کنوکٹ ہوئے ہیں. البتہ ان کی کمپنی کو ضرور کنوکٹ کیا گیا ہے ٹیکس فراڈ سے، اور ان کی کمپنی ہی اس تمام جو مسائل ہیں جو انہوں نے قوانین توڑے ہیں اس کے لیے جواب دہ ہوگی، اور ان کو ظاہر ہے کہ اب سزا بھی بھگتنا پڑے گی اس کمپنی کو. لیکن ٹرمپ فی الحال اس پورے معاملے سے الگ ہیں، لیکن ان کے خاندان کو اور ان کے نام کو نہ صرف یہ کہ ایک کاروباری دھچکا بلکہ بہت بڑا سیاسی دھچکا پہنچا ہے. اچھا، اس میں اب یہ دیکھیے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بڑی اچھی رپورٹ، بڑی جامع رپورٹ ہے اس پورے مسئلے پہ جو پیش کی اپنے ناظرین کو. اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو جرمانہ ہے وہ $1.6 ملین ہے، جو کہ اتنی بڑی کارپوریشن اور اتنے بڑے آدمی کے لیے بالکل ایک پینٹس کے برابر ہے، بہت ہی معمولی سا جرمانہ ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس پورے معاملے میں کوئی بھی سوائے ایک آدمی کے جو کہ اس کے چیف فائنینشیل آفیسر ہیں اس ٹرمپ فاؤنڈیشن کے، وہ جیل جائیں گے، اور غالباً ان کو 5 مہینے کی سزا سنائی جائے گی، کیونکہ وہ ان سے طے ہوا تھا کہ اگر وہ کوآپریٹ کریں گورنمنٹ سے تو ان کی سزا میں نرمی برتی جائے گی اور ان کو صرف 5 مہینے کی سزا ملے گی. تو اس کے علاوہ اس کی اور کوئی ایسی لیگل بہت بڑی، جیسا میں کہنا چاہیے کہ مانومینٹل امپلیکیشنز نہیں ہے ٹرمپ کے لیے. لیکن بہرحال ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا ہے کہ خود آپ کی اپنی فاؤنڈیشن جو کہ آپ کی فیملی رن کرتی ہے اس کے ساتھ ایسے سیریس ٹربلز ہوں، اور ٹیکس کے اور اس کے علاوہ دوسرے فراڈ، تو وہ ان کے لیے ضرور مسئلہ بن سکتا ہے. یہ چیز متاثر کر سکتی ہے فیض، کیونکہ 2024 کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں یہ حصہ لینے کا اعلان تو آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی ایسے حالات کے بعد اور جس طرح کی خبریں ان کے حوالے سے اور بھی معاملات جو آ رہے ہیں جو آگے چل کے ہم آپ سے ڈسکس بھی کر رہے ہوں گے پروگرام میں، ان کا نام آگے لے کر آئے گی پریزیڈنٹ کے طور پر، امیدوار کے طور پر؟ جی اسما، دیکھیں اصل میں انہوں نے ایک جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں ان کا ایک بہرحال ایک وصف ہے، ان میں خوبی ہے کہ ان کی جو اصل گرفت وہ عام لوگوں پر، ان کے ووٹرز پر ہوتی ہے، اور ٹرمپ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے. ان کا جو ہے ابھی بھی ریپبلکن پارٹی پر بہت ہولڈ ہے اور بہت بڑی فالوئنگ ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سے جو ہاٹ بٹنز ایشوز ہیں یہاں کے ان پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور ان کے متعلق مسلسل وہ اس وقت پکچر میں ہے. کیا ان کی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ، جو پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ ہے ریپبلکن پارٹی کا، کیا اس کے ساتھ ہے؟ وہ ابھی وہ نیمے دروں نیمے بروں، یعنی آدھے اندر آدھے باہر کی کیفیت میں، خود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ان صاحب کا، ٹرمپ کا، جو انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے آلموسٹ کئی حوالوں سے، باقاعدہ نہیں کیا، کہ وہ 2024 میں بھی امیدوار ہوں گے. تو اس وقت یہ دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کیسے لیتا ہے. جو پارٹی میں جو سینٹ میں اور جو ایوان نمائندگان میں جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو جو وسط مدتی جو انتخابات ہوئے ہیں، جو کہ اس سے پہلے بھی میں آپ سے گفتگو کر چکا ہوں اس معاملے پر، ٹرمپ کے حامیوں کو اور ٹرمپ نے جن کو انڈورس کیا تھا ان کا بہت نقصان ہوا ہے، بہت سے لوگ اس میں ہارے ہیں. لیکن ابھی بھی جو ووٹس کی اگر آپ تعداد دیکھتے ہیں تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں تھا، ابھی بھی ایک بہت بڑی فالوئنگ موجود ہے، اور یہی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آخر ٹرمپ کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. میں نہیں کہتا کہ روکا جائے، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کہ کے لیے آسان ہو سکتا ہے فیض صاحب اگر جو کیپٹل ہل پر ہونے والا حملہ ہے اس کی تحقیقات چونکہ چل رہی ہیں، کیس بھی چل رہا ہے، پھر بہت ساری جو اہم ترین دستاویزات، جب صدارتی عہدے سے وہ فارغ بھی ہو گئے تھے اس کے بعد وہ یہ ساری دستاویزات اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے، اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں، ان میں ان کو سزا ہو جاتی ہے، تو پھر کیا سینیریو بنے گا؟ پھر تو ظاہر ہے اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر یہ ڈیفینیٹلی نہ اہل ہو جائیں گے، اس کے الیکشن میں نہیں کھڑے ہو سکتے، اور نہ ہی، کیونکہ کوئی اس میں ایک جو لا ہے یہاں پر فیڈرل لا، وہ یہ کہ کوئی بھی کانوکٹ، یعنی جس پر کہ کوئی جرم ثابت ہو جائے، وہ پھر وہ زندگی بھر جو ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتا، انلیس کہ کوئی اور اس میں کوئی گنجائش نکالی جائے. تو جو شخص ووٹ نہیں دے سکتا ظاہر ہے کہ وہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اگر کسی بھی کرمنل کیس میں، جیسے جو بھی آپ نے حوالے دیے ہیں ابھی، اس میں ظاہر ہے سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ جنوری 6 پہ جو حملہ ہوا تھا کیپٹل ہل پر،
उसमें ये एक बहरहाल एक पार्टी ऑफ इंटरेस्ट है। और आपकी इत्तला के लिए ये भी है कि बाकायदा यहाँ का जो महकमा इंसाफ है उसने एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इनके लिए डेजिग्नेट कर दिया, जो कि इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रहा है क्रिमिनल हवाले से। जो कांग्रेस की जो कार्रवाई है वो तो एक उसकी बहुत बड़ी बुनियाद सियासी है, और वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़रिए। लेकिन असल जो बहुत अहम और ख़तरनाक मामला है वो ये कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक बाकायदा एक प्रोसिक्यूटर, यानी इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खोली हुई है इस पूरे मामले में, और उसमें बहुत बड़ा किरदार ज़ाहिर है कि साबिक़ सदर ट्रंप का है, और वो भी इसमें शामिल होंगे उस इन्वेस्टिगेशन में। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो ये ट्रंप के लिए तो ज़ाहिर एक इम्पॉसिबल मामला होगा कि वो दोबारा खड़े हो सकें। लेकिन देखिए इस वक्त यहाँ जो दो बातें हैं, जैसे कि अभी इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया, एक तरफ तो खुद इनकी अपनी पार्टी में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, इस्टेब्लिशमेंट खुसूसन नहीं चाहता कि ये बहुत दोबारा आके ये फिर एक पार्टी के लिए मसाइल पैदा करें। लेकिन ज़ाहिर है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ उसकी जो प्रेजेंस है बोथ हाउसेज में, यानी ऐवान नुमाइंदगान में और सेनेट में भी, और ज़ाहिर है वाइट हाउस भी उनके पास है। तो वो भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं किस तरह से कि जब नई कांग्रेस आती है जनवरी में, जिसमें कि कंट्रोल रिपब्लिकन्स के पास चला जाएगा, उससे पहले भी बहुत से लोग ऐसे काम करना चाहते हैं जहां ट्रंप के लिए इतने मसाइल खड़े कर दें कि वो सोच भी ना सकें कि दोबारा इलेक्शन लड़ने के काबिल हों। इन मसाइल में से क्या एक मसला ये भी हो सकता है कि जो बाइडन पर जिस तरह से वो इल्ज़ामात धरते हैं, क्योंकि हम देखते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जब कोई सियासी चपकलिश होती है, आपसी इस तरह से नाचाकी होती है, इल्ज़ामात का सिलसिला होता है, तो कहीं ना कहीं दूसरा जो शख्स है उसको सू किया जाता है, उसको कोर्ट में ले जाया जाता है, और फिर दावा अगर सच साबित हो तो सही है, नहीं है तो फिर उसको सज़ा होती है। तो क्या अमेरिका के अंदर भी ऐसा कोई कानून है जो बाइडन या उनकी पार्टी जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं ट्रंप की जानिब से, उनको अदालत तक ले जा सकते हैं, कर सकते हैं कोई कार्रवाई उनके खिलाफ? फैज़ुर रहमान साहब। जी, अस्मा देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए ये है कि एक पहलू तो है सियासी बयानात का। आपको मालूम है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कोई भी बयान किसी के बारे में दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन जो कि गलत हो, अगर आप वो देते हैं तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है कि आप एक लॉ सूट फाइल किया जा सकता है, सिविल लॉ सूट। अब तक जो भी इन्होंने बातें की हैं, इनका जो मेन फोकस है वो पूरे ईमान के साथ इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनको 2020 में ज़बरदस्ती हराया गया है, वो इलेक्शन नहीं हार रहे हैं। और उन्होंने बल्कि यहाँ तक एक बयान दे दिया बाकायदा एक अपनी सोशल मीडिया पर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो शिक़ें, दस्तूर में वो शिक़ें जो कि माने हो सकती हैं, हाइल हो सकती हैं कि ये दोबारा इनको ऑफिस में लाया जाए, उनको भी ख़त्म किया जाए और किसी भी तरह से इनको दोबारा इनको पावर दी जाए। तो इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे एक बयान दिया। तो अब ये चाहते हैं कि इनको किसी न किसी तरह से दोबारा व्हाइट हाउस में बिठाकर पावर्स दे दी जाएँ, और इतनी पावर्स दी जाएँ कि फिर वो दोबारा इलेक्शंस लड़ सकें। तो इनका तो ये है। लेकिन अब इसमें जो आपने जिसका हवाला दिया है, जिसके बारे में रिपब्लिकन पार्टी और ख़ुद ट्रंप साहब बाइडन के बारे में कहते रहे हैं, वो है उनके बेटे का मसला, हंटर बाइडन, जिन पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने यूक्रेन के साथ कुछ ऐसी डील्स की और उसमें बहुत किकबैक्स, यानी कह लीजिए कमीशन या रिश्वत, कुछ ऐसे नाजायज़ पैसे बनाए, और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जिनका जो अमाउंट बनता है, इतना तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक बहुत बड़ी एक खतीर रकम है जो उन्होंने कोट एंड कोट मुबैना तौर पर बनाई है। तो वो इल्ज़ामात हैं जो कि लगाए जा रहे हैं। तो उस पर ये ऐसा नहीं बनता मामला कि वो बाइडन साहब उनको सू करें, क्योंकि वो एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो चल रही है, अभी भी चलती रही है। बल्कि आपके नाज़रीन के लिए एक बात और भी बता दूं कि ट्विटर में एक साहब को बाकायदा इलॉन मस्क ने, चूँकि अब टेक ओवर किया हुआ है ट्विटर को, तो उन्होंने अभी एक बेकर साहब थे जो कि चीफ काउंसिल यानी चीफ लॉयर समझ लीजिए ट्विटर के, उनको अभी फारिग कर दिया कल, क्योंकि इलॉन मस्क का ख्याल ये है कि बेकर ने वो तमाम इंफॉर्मेशन, डैमेजिंग इंफॉर्मेशन जो हंटर बाइडन के बारे में थी, उसको ट्विटर पर सप्रेस किया, दबा के रखा और पब्लिक के पास नहीं आने दी, जिससे कि इलेक्शंस का यानी 2020 के इलेक्शंस का जो है वो तवाज़ुन बाइडन की तरफ चला गया। ये बहरहाल एक इल्ज़ामात हैं, ख़यालात हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सियासी खेल है, और इस खेल में जो है जिसके नर्व्स जिसके ज़्यादा होंगे वो ज़ाहिर है जीतेगा। लेकिन ट्रंप को मैं समझता हूँ कि बहुत शदीद मुश्किलात हैं,
نہ صرف سیاسی بلکہ قانونی بہت شدید مشکلات ہیں. ان کا آنا دوبارہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ دکھائی دیتے ہیں، لیکن سیاست کا کھیل جو ہے وہ امریکہ میں بھی جاری ہے. دیکھتے ہیں کہ کون اس میں فتح حاصل کرتا ہے. الیکشنز میں ظاہر ہے 2024 میں جب الیکشنز ہو رہے ہوں گے تب بھی بہت ساری چیزیں واضح ہو ہی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں حصہ لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے ہیں ان کیسز کی وجہ سے، ان الزامات کی وجہ سے. بہت شکریہ فیض الرحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے. سینئر صحافی واشنگٹن ڈی سی سے مجھے جوائن کر رہے تھے. اب ہمیں بات کرنی ہے جی قطر میں جاری دنیا کے مقبول ترین کھیل فٹ بال ورلڈ کپ کی، جس کے پری کوارٹر فائنل مرحلہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچ چکا ہے. لاسٹ 16 ٹیمز کے درمیان ہونے والے ناک آؤٹ مرحلے کے بعد اب صرف 8 ٹیمیں ورلڈ کپ کی دوڑ میں باقی رہ گئی ہیں. سب سے زیادہ بار 5 بار کی عالمی چیمپئن برازیل، کروشیا، نیدرلینڈز، 2 بار کی عالمی چیمپئن ارجنٹائن، مراکش، پرتگال، انگلینڈ اور دفاعی چیمپئن فرانس کی ٹیمیں کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں. ان میں مراکش واحد عرب ٹیم ہے جو پہلی بار کوارٹر فائنل میں پہنچی ہے. فیفا رینکنگ میں 22ویں نمبر پر موجود مراکش ٹیم نے فٹ بال ورلڈ کپ میں ایسا جادو چلایا کہ پہلے گروپ میچز میں بیلجیم جیسی مضبوط ترین ٹیم کو ہرایا اور اب سابق چیمپئن اسپین کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. ناظرین، جتنی بڑی جیت ہے مراکش کے کھلاڑیوں نے اتنا ہی شاندار جشن بھی منایا ہے، اور ظاہر منانا بھی چاہیے. دنیا کے سامنے گراؤنڈ میں فلسطینی پرچم لہرا کر انہوں نے مسلم دنیا کے لیے اس خوشی کو دوبالا کر دیا ہے. عرب ممالک سمیت مسلم دنیا میں بھی فٹ بال شائقین نے اس جیت کو خوب سیلیبریٹ کیا ہے. فیفا ورلڈ کپ میگا ایونٹ کا کوارٹر فائنل راؤنڈ 9 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے، لیکن کون سی ٹیم کس کے مد مقابل ہوگی، آج اس پر ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. مقبول ترین کھیل فٹ بال ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا. اس ناک آؤٹ مرحلے کے آخری میچ میں پرتگال نے سوئٹزرلینڈ کو بآسانی 1 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا اور اپنی پیش قدمی جاری رکھی. میچ کی خاص بات پرتگال کے کھلاڑی گونکالو راموس کی ہیٹ ٹرک رہی، جو نہ صرف رواں ورلڈ کپ کی پہلی ہیٹ ٹرک ہے بلکہ پرتگال کی آسان فتح میں بھی اہم کردار ادا کیا. اس سے قبل کھیلے گئے میچ میں مراکش نے اسپین کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی. مراکش پہلی عرب ٹیم ہے جو ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے، جس کی خوشی ٹیم نے میدان میں فلسطینی پرچم لہرا کر منائی. جبکہ عرب اور مسلم ممالک میں ان کی جیت کا جشن گلی کوچوں میں دیکھا گیا. ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل کا مرحلہ ختم ہونے کے ساتھ ہی کوارٹر فائنل کی لائن اپ مکمل ہو گئی ہے. اب ورلڈ کپ کے مقابلوں میں مزید سنسنی آنے والی ہے. فٹ بال ورلڈ کپ کے قطر میں سجے عالمی میلے میں شائقین فٹ بال کو انتہائی دلچسپ اور گھنٹے دار مقابلے دیکھنے کو ملیں گے. پہلا کوارٹر فائنل میچ 9 دسمبر کو سب سے زیادہ 5 بار کی عالمی چیمپئن برازیل اور کروشیا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا. اسی روز دوسرے کوارٹر فائنل میچ میں نیدرلینڈز اور 2 بار کی عالمی چیمپئن ارجنٹائن کی ٹیمیں اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی. 10 دسمبر کو میگا ایونٹ کے تیسرے کوارٹر فائنل میں مراکش کا مقابلہ پرتگال کے خلاف السماما اسٹیڈیم میں ہوگا، جبکہ چوتھا اور آخری کوارٹر فائنل میچ انگلینڈ اور دفاعی چیمپئن فرانس کے درمیان ہوگا، جو رات 12 بجے شروع ہوگا. میگا ایونٹ کا پہلا سیمی فائنل 13 دسمبر جبکہ دوسرا سیمی فائنل میچ 14 دسمبر کو کھیلا جائے گا. تیسری پوزیشن کے لیے میچ 17 دسمبر کو جبکہ فائنل میچ 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا. بالکل جی، قطر سے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مختلف میچز کے. فٹ بال ورلڈ کپ یہاں پر جاری ہے. پری کوارٹر فائنل مرحلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور لاسٹ 16 ٹیمز کے درمیان ہونے والے ناک آؤٹ مرحلے کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 ٹیمیں ورلڈ کپ کی دوڑ میں رہ گئی ہیں. سب سے زیادہ 5 بار کی عالمی چیمپئن برازیل اس میں شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ برازیل کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، اور ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جا رہا تھا کہ اور کوئی ٹیم جیسا بھی پرفارم کرے، برازیل جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوگی، اور یہی کیا گیا.
हराया ब्राज़ील की जानिब से। खैर जी, क्रोएशिया की टीम भी यहाँ पर पहुँची है, नीदरलैंड्स भी है और 2 बार की आलमी चैम्पियन अर्जेंटाइन की टीम भी जगह बनाने में कामयाब हुई है। मराकेश है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड है और दिफाई चैम्पियन फ्रांस की टीमें जो हैं वो क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। लेकिन नाज़रीन, जैसे कि पहले हम आपको बता रहे थे रिपोर्ट दिखाने से पहले कि मराकेश वो वाहिद अरब टीम है जिसने पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। फीफा रैंकिंग में बात करें तो 22वें नंबर पर मौजूद थी मराकेश टीम, जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप में ऐसा जादू चलाया कि पहले ग्रुप मैचेस में बेल्जियम जैसी मजबूत तरीन टीम को हराया और अब साबिक चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूट आउट पर हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर एक नई तारीख रकम की है। बहुत सारी कहा जाए कि रिकॉर्ड बने हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये गलत नहीं होगा। इन सारे मामलात पर बात कर लेते हैं जी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली मेहदी, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। अली, बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा अली, ज़रा ये बताइएगा कि अभी 8 टीमें जो हैं वो यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। आपको क्या लगता है अभी तक के जो खेल हुए हैं, जो मुकाबले हुए हैं मुख्तलिफ टीम्स के दरमियान, इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी टीम है? ज़्यादा चांसेस किन 2 टीम्स के हैं जो फाइनल खेल रही होंगी? देखिए, अगर ये जो मैचेस हुए अभी जो 8 अभी जो मैच क्वार्टर फाइनल्स अभी होने हैं, अभी इनमें से जो हैं 4 धमाकेदार मैच होंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा पहले ब्राजील और क्रोएशिया होगा, उसके बाद होगा हॉलैंड और अर्जेंटीना का मैच होगा, फिर फ्रांस और इंग्लैंड का मैच होगा और आखिर में मराकेश और पुर्तगाल के मैच के दरमियान होगा। अगर कोई ऐसी टीम है जो मुझे बहुत इम्प्रेस किया और जो बहुत अच्छा खेल रही है, वो है ब्राजील। 5 दफा के जो आलमी चैंपियन जो रह चुके हैं ब्राजील, उन्होंने शानदार का खेल का मुजाहिरा किया है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है और साथ में ये है कि सबको जिस तरीके से उन्होंने सारी टीम्स को हराई हैं, ऐसा लगता है कि वो इस वक्त फेवरेट्स हैं। साथ साथ में 2 बार के जो डिफेंडिंग चैंपियन है, आलमी चैंपियन है, वो फ्रांस, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उन्होंने भी दिखाया है कि कि अगर फेवरेट्स में से कोई है वो है। तो फ्रांस, इंग्लैंड और मैं कहूँगा सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो ब्राजील के हैं, क्योंकि ब्राजील ने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि क्यों वो ये टूर्नामेंट को बहुत पसंद करते हैं और वो क्यों इतना शानदार खेल रहे हैं। अच्छा, मराकेश की फतह हमने देखी, स्पेन के खिलाफ भी देखी और ओवरऑल जो कारकर्दगी रही है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो भी हमारे सामने है। आपको लगता है कि अभी पुर्तगाल जैसी टीम के खिलाफ जब ये मैदान में उतर रहे होंगे तो फिर ये कोई बड़ा अपसेट कर सकते हैं? उतने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे जितने अब तक हमें ये दिखाई दिए हैं पूरे इस टूर्नामेंट के दौरान? देखें जो पुर्तगाल की जो टीम है, पुर्तगाल की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा खेला अभी तक। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जो दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वो बल्कि जनूबी कोरिया से भी हारे थे। लेकिन अगर हम मराकश की बात की जाए, मराकश की क्या खास बात है कि एक तो उन्होंने सिर्फ 1 गोल कंसीड किया और उनकी डिफेंस बहुत मजबूत रह चुकी है और उन्होंने 3 बहुत अच्छी टीमों को हराया, जिसमें एक बेल्जियम भी है और कल उन्होंने पेनल्टीज पे स्पेन को हराया। तो अगर कोई अपसेट कर सकते हैं इन 4 क्वार्टर फाइनल्स में, तो सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो मराकश के हैं, क्योंकि मराकश के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी डिफेंस बहुत मजबूत है। जिनकी भी डिफेंस अच्छी होती है उनके आगे जाने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और अपसेट करने के भी बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। ठीक है, और ये जो इंग्लैंड और दिफाई चैंपियन फ्रांस के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि किसके पास अब की बार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? किसके टफ टाइम दे सकते हैं दूसरी टीम को ये? देखिए, जो फ्रांस और इंग्लैंड का जो मैच है ये पूरी दुनिया देखे, ये बहुत धमाकेदार मुकाबला होगा और सबसे ज्यादा जो होगा यही एक मैच है जो पूरी दुनिया देखेगी। देखें, ये ऐसा मैच होगा जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान होता है, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड जो होते हैं ये एक तो बहुत बड़े राइवल्स हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। और अगर इन टीम्स की अगर बात की जाए तो फ्रांस जो है वो फेवरेट्स होंगे इसमें, क्योंकि उनके पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं जैसे किलियन एम्बापे, जिनके पास पेस है, जो गोल्स करते हैं और अटैकिंग थ्रेट उनका पास बहुत अच्छा है। ग्रीजमैन, जुरू, उस्मान डेम्बेले और साथ में किलियन एम्बापे जैसे, और उनका डिफेंस भी अच्छा है। अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो ये इंग्लैंड के पास पहली बार मौका होगा कि वो शायद फ्रांस को अपसेट कर सकते हैं। क्यों? उनके पास क्वालिटी है, उनके पास डेप्थ है और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जो कप्तान है हैरी केन और उनके जो सारे जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात इंग्लैंड की क्या है? कंसिस्टेंसी।
उन्होंने इस दफ़ा भी बहुत अच्छा खेला है, क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुके हैं, पिछले साल के यूरोपियन चैंपियनशिप्स में फाइनल पहुंच चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 2018 में भी सेमीफाइनल में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये 3-4 लगातार टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे हैं, और अगर कोई चांस होगा फ्रांस को अगर हरा सकते हैं तो इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड आजकल बहुत अच्छा खेल रही है, और जब वो फॉर्म में होती है तो उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा कुछ ब्राज़ील की बात भी कर लेते हैं। 5 बार का फ़ातेह, 5 बार वर्ल्ड कप जीतना यकीनन कोई छोटी बात नहीं है। यही वजह है कि लियारी में, पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह इस टीम के बहुत ज़्यादा फैंस मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि जब ये क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया से मुकाबला कर रहे होंगे, तो ये जो ऑडियंस मौजूद होती है, जो फैंस मौजूद होते हैं स्टेडियम के अंदर, उनकी जो एक कहा जाए कि जो फेवरेट टीम होती है उसके साथ जो सपोर्ट होती है वो कितना अहम किरदार अदा करती है। और ज़ाहिर है क्रोएशिया का मुकाबला होगा जब ब्राज़ील के साथ, तो ऑब्वियसली ब्राज़ील को ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं असरअंदाज होती है खेल के ऊपर। नहीं, नहीं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होती है। और अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो शायकीन किसको सपोर्ट करते हैं, सबसे रंगीन कपड़े कौन से होते हैं पहनते हैं, सबसे ज़्यादा जो शायकीन जो साथ में जोशो खरोश से कौन सपोर्ट करते हैं, वो ब्राज़ील की है। फ़ैन से बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर हम देखें सारे जो क्वार्टर फाइनल्स में से जो भी टीमें ममालिक रह गए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील की टीम, और ब्राज़ील के शायकीन आके सपोर्ट करते हैं। वो पीले आके पीले फ्लैग्स लाते हैं, झंडे लाते हैं, खूब वो गाना बजाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फैंस शायकीन हर जगह जाके सपोर्ट करते हैं ब्राज़ील की, चाहे उनका कोपा अमेरिका जो कॉन्टिनेंटल कप होता है, या उनका जो होता है वर्ल्ड कप में होता है, तो उससे बहुत अहम किरदार होता है। और ये उधर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, लियारी जहाँ कराची में एक जो एक हिस्सा है जो जिसमें बहुत लोग शायकीन जो बहुत देखते हैं फुटबॉल, वो भी बहुत ब्राज़ील को सपोर्ट करते हैं। और पिछले दिन हमारे वज़ीर आला ने भी आके सिंध के वज़ीर आला ने भी और सिंध की हुकूमत ने भी आके सपोर्ट किया था लियारी में देख के। तो इससे पता चलता है कि जो ब्राज़ील की जो सपोर्ट बेस है पूरी दुनिया में, और स्पेशली लियारी, कराची और पूरी बल्कि पाकिस्तान में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मेहदी, आप हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे क्वार्टर फाइनल के बाद। अब जो क्वार्टर फाइनल जो होने जा रहे हैं इन 8 टीमों के दरमियान, और फाइनल के लिए जो जंग होने जा रही है उसके ऊपर, बहुत शुक्रिया अली मेहदी आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम में जी अब हम जिक्र कुछ कर लेते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी का, जहां हुकूमत गिराने की साजिश बेनकाब हुई है। ये इत्तलात आ रही हैं, और ये इत्तलात आ रही हैं जर्मन हुक्काम की जानिब से। दावा ये किया जा रहा है उनकी जानिब से कि मुल्क की 11 रियासतों में ग्रैंड ऑपरेशन के जरिए ऐसे अनासर को गिरफ्तार किया गया है जो कि पार्लियामेंट पर मुसल्लह हमले और हुकूमत गिराने की साजिश कर रहे थे। 3000 से ज़ायद एहलकारों की मदद से साबिक फ़ौजी अफसरान समेत 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, और इनमें से 24 का ताल्लुक नाज़रीन जर्मनी, जबकि एक मुश्तबे शख्स का ताल्लुक रशिया से बताया जा रहा है। रशिया ने किसी भी साजिश में मुलव्वस होने से फौरी तौर पर इनकार भी कर दिया है, लेकिन गिरफ्तार मुलज़िमान का ताल्लुक नवंबर 2021 के आखिर में कायम होने वाली एक दहशतगर्द तंजीम से बताया जा रहा है, जो कि दाएं बाजू की इंतहा पसंद तंजीम के साथ मिलकर काम कर रही थी, और उसके नज़रियात की हामी भी बताई जाती है, जो जदीद जर्मनी और उसके आइन को नहीं मानती है, और मुल्क में 1920 से पहले जो बादशाहत कायम थी उसका निज़ाम वापस लाना चाहती है। नाज़रीन, इस ग्रुप के सैकड़ों अरकान हिटलर की नाजी पार्टी के पैरोकार भी हैं। इन नज़रियात के हामिल लोग छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, और इनकी तादाद 21,000 के करीब बताई जाती है। लेकिन कोरोना वबा के आगाज़ के बाद वैक्सीन मुखालफत और हुकूमती हिफाजती इक़दाम को न मानने वाले अफराद की बड़ी तादाद ऐसी तंजीमों के साथ शामिल हुई है, जो कि जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनते जा रहे हैं। ये जो ऑपरेशन किया गया है, इसमें मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, और अब इन लोगों को किन सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है, ये जानते हैं इस पैकेज में। जर्मनी में पार्लियामेंट पर मुबैना मुसल्लह हमले की मंसूबाबंदी और हुकूमत गिराने की साजिश के शुबे में दाएं बाजू के ग्रुप के खिलाफ मुल्क की 11 रियासतों में ऑपरेशन किया गया। खबर एजेंसी राइटर के मुताबिक कार्रवाई में 3000 से जायद पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिस्सा लिया। गिरफ्तार किए गए 25 मर्दों और औरतों में से 24 का ताल्लुक जर्मनी से है, और एक मुश्तबा हामी का ताल्लुक रूस से है। इस सिलसिले में एक गिरफ्तारी ऑस्ट्रिया और एक इटली में भी अमल में आई है। वफाकी प्रोसिक्यूटर के दफ्तर का कहना है कि 27 दीगर मुश्तबा अफराद पर नजरें रखी हुई हैं। हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार शख्स ने रूस के नुमाइंदे से राब्ता किया था, जिसको ग्रुप अपनी नई हुकूमत के लिए
मरकजी राब्ता तस्वुर करते थे, लेकिन रूसी नुमाइंदे की जानिब से किसी मुस्बत जवाब के शवाहिद मौजूद नहीं हैं। जर्मनी में कायम रूसी सिफारत खाने के मुताबिक जर्मनी में रूसी सिफारतकार या कौंसल खाने किसी दहशतगर्द ग्रुप और किसी गैर कानूनी ग्रुपों के नुमाइंदों से राब्ते नहीं रखते। जर्मन प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने दावा किया कि तफ्तीशकारों को शुबा है कि ग्रुप के अरकान ने बर्लिन में वाक़े पार्लियामेंट पर मुसल्ला अफराद के ग्रुप के साथ हमला करने का मंसूबा बनाया था। इस्तगासा के हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक नवंबर 2021 के आखिर में कायम होने वाली एक दहशतगर्द तंजीम राइश सिटीजन्स मूवमेंट से है, जिसने खुद को जर्मनी के मौजूदा रियासती निजाम से इनहराफ करते हुए इस पर काबू पाने और इसकी जगह रियासत की अपनी शक्ल देने का हदफ मुकर्रर किया है। जर्मन प्रोसिक्यूटर ने बताया कि पकड़ा गया ग्रुप दाएं बाजू की इंतहा पसंद तंजीम रेक्सबर्जर के नजरियात से मुतासिर है। प्रोसिक्यूटर ऑफिस की जानिब से ये भी बताया गया कि साजिश का मंसूबा जर्मनी के शाही खानदान के साबिक रुकन ने बनाया, जिनकी शनाख्त हेनरिक के नाम से हुई है। हेनरिक अपने नाम के साथ शहजादा का इस्तेमाल करता था, जो रेविस के शाही महल से दिया जाता है, जिनकी मशरकी जर्मनी के कई इलाकों में हुकूमत रही है। जर्मन वजीर दाखिला नैन्सी फाइसर का कहना था कि रियासत के खिलाफ इस तरह के इक़दामात को खत्म करने के लिए हुकूमत मौसर जवाब देगी और तफ्तीश में पता चलेगा कि ग्रुप ने हुकूमत गिराने के मंसूबे पर कितनी पेशरफ्त की थी। आईनी रियासत बेहतर जानती है कि जमहूरियत के दुश्मनों के खिलाफ अपना दिफा कैसे करना है। प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने बताया कि गिरफ्तार अफराद को विफाकी अदालत इंसाफ के जज के सामने पेश किया जाएगा, जो गिरफ्तारी के वारंट जारी करेगा और ट्रायल से कबल उनकी हिरासत का फैसला करेगा। फौज की खुफिया सर्विस के तर्जुमान ने भी तस्दीक की कि एक मुतहर्रिक फौजी और कई रिटायर्ड अफराद से भी तफ्तीश की जा रही है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी में एक सदी कबल ही बादशाहत का खात्मा हो गया था, जब 14 अगस्त 1919 को विमार आइन नाफिज कर दिया गया था और इसके तहत कानूनी मिरात और जर्मन एजाजात खत्म कर दिए गए थे। लेकिन दाएं बाजू के नजरिए से ताल्लुक रखने वाले इन अफराद का मानना है कि दूसरी आलमी जंग से पहले के जर्मन आइन को कभी मुकम्मल तौर पर कलअदम करार नहीं दिया गया था। इसलिए 1949 में मगरबी जर्मनी की तश्कील और अब दोबारा मुत्तहिद जर्मनी की कानूनी हैसियत दुरुस्त नहीं है। और नाज़रीन, आज कोलंबिया के शिमाल मगरबी इलाकों के हवाले से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई। ज़ाहिर है वहाँ शदीद बारिशें हुई थी, जिनसे हमने आपको आगाह भी किया था, लेकिन उसके बाद लैंड स्लाइडिंग भी हो रही थी और इसी लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में मिट्टी का एक तोदा जो है वो एक बस के ऊपर जा गिरा। इस हादसे में बताया जा रहा है कि बच्चों समेत अब तक 34 अफराद हलाक हुए हैं। कई गाड़ियों के आपस में टकराने के बायस कई अफराद जख्मी भी हुए हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को मलबे तले से निकाला जा रहा है। मलबे से एक नौमौलूद बच्चे को भी बहिफाजत निकाला गया, जिससे उसकी वालिदा ने अपने हिसार में छुपाया। ये बच्चा तो मौजूदाती तौर पर अपनी माँ के बदौलत जिंदा बच गया, लेकिन बच्चे की वालिदा नहीं बच सकी। नाज़रीन, कोलंबिया में बारिशों के सीज़न के दौरान लैंड स्लाइडिंग होना मामूल की बात बन चुकी है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बारिशें ज़्यादा हो रही हैं और यही वजह है कि ऐसे हादसात भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर अभी इस साल की बात करें, रवां बरस की बात करें, तो बारिश के सीज़न ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोलंबियन हुकाम बताते हैं कि 2022 से अब तक शदीद बारिशों के बाद पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में 216 से ज़ायद हलाकतें, जबकि 5,38,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। ये 2022 के अंदर, एक साल के अंदर हुआ है और अभी बारिश के सिलसिले के जारी रहने की भी पेशगोश की गई है। लैंड स्लाइडिंग के वाक़े में मज़ीद क्या नुकसान हुआ है और मौसमियाती शिद्दत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा कोलंबिया के अंदर, ख़ासतौर पर इसके जो शिमाल मगरबी इलाके हैं इनके अंदर, ये रिपोर्ट में जानिए। बर्रे-आज़म जनूबी अमरीका के मुल्क कोलंबिया में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग में मुतअद्दिद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईवे पर लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 34 तक पहुँच गई है। हादसे की जद में आने वाली बस मुल्क के बड़े शहर काली से निकली थी और उसने मिट्टी के तोदे की जद में आने से कबल 270 किलोमीटर का फासला तय किया था। ये हादसा इंडीज के पहाड़ी इलाके में पेश आया। इस वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके मिट्टी में फंसे लोगों को तलाश किया गया। कोलंबिया मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इस वाक़े में एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया जो अपनी मां की गोद में था, जबकि उस बच्चे की मां हादसे में हलाक हो गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक बच जाने वाले एक शख्स ने बताया कि बस ड्राइवर ने इब्तदा में बस को तोदे से बचा लिया था। बस तोदे की जद में तब आई जब ड्राइवर बस को रिवर्स कर रहा था। कोलंबिया की हुकूमत के मुताबिक रवां बरस
اگست سے شروع ہونے والی بارشوں کا سیزن گزشتہ 40 برسوں میں شدید ترین ہے۔ اس دوران مختلف حادثوں میں اب تک 270 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اس دوران قدرتی آفت کے نتیجے میں 5 لاکھ سے 38,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ کولمبیا نے ان بارشوں کے سلسلے کو قومی ڈیزاسٹر قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی میٹرولوجیکل ادارے نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ آل نینا نامی موسمیاتی حالت 2023 کے فروری یا مارچ تک جاری رہے گی۔ غیر متوقع بارشوں سے فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ملک کو خوراک کے بحران کا سامنا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق 2017 میں بھی اس ملک میں بارشوں اور سیلاب سے 254 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے لیے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد قطر میں ایک طرف فٹ بال ورلڈ کپ جاری ہے تو وہیں اونٹنیوں کا مقابلہ حسن کا بھی انعقاد ہوا ہے، جس میں ان کے قد، آنکھوں اور چہرے کی خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر انعامات سے نوازا گیا۔ مقابلے میں 15 اونٹنیاں شامل تھیں، جبکہ نازا نامی اونٹنی کو اس کی لمبی پلکوں، چال، حسن اور وقار کی بنا پر اول انعام دیا گیا اور $55,000 کی رقم انعام کے طور پر دی گئی۔ یہ مقابلہ دنیا کو قطر کی تہذیب اور ثقافت سے روشناس کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ ملازمین کو زیادہ کام کرنے سے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آئرلینڈ کے ریلوے ڈپارٹمنٹ کے ملازم نے کام نہ کرانے پر ڈپارٹمنٹ پر ہی مقدمہ کر دیا ہے۔ ملازم کا کہنا تھا کہ وہ صبح 10 بجے آفس آنے کے بعد سارا دن دفتر میں بیکار بیٹھے رہتے ہیں، اخبار پڑھنے، چہل قدمی کرنے اور سینڈوچ کھانے میں دن گزار دیتے ہیں اور دوپہر 3 بجے گھر چلے جاتے ہیں، اور ان سب کے عوض انہیں سالانہ $1,26,000 تنخواہ دی جاتی ہے۔ ریلوے ملازم کا کہنا ہے کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن کمپنی اس سے صرف سیٹی بجانے کا کام لیتی ہے اور اسی لیے ان پر مقدمہ کیا ہے۔ پیسے نکالنے والا اے ٹی ایم تو ہم سب نے دیکھا ہے، لیکن بھارت میں ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سونے کے سکے والا اے ٹی ایم لگا دیا گیا ہے۔ اس مشین کا نام گولڈ سکہ اے ٹی ایم ہے، جس میں 5 کلو گرام سونے کے سکے رکھے جا سکتے ہیں، جبکہ کارڈ کے ذریعے 0.5 گرام سے 100 گرام کے سکے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مشین بنانے والی کمپنی کے نائب صدر کا کہنا ہے کہ لوگ جیولری کی دکانوں پر جانے کے بجائے یہاں سے سکے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس اے ٹی ایم میں سونے کی قیمت لائیو اپ ڈیٹ کی جاتی ہے، جو اسکرین پر نظر آتی ہے۔ اسی طرح سونے پر لگنے والے ٹیکسز بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستانی سوشل میڈیا پر آج کل MBBS میں 29 گولڈ میڈل حاصل کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر کے خوب چرچے ہیں۔ حافظ ورید ملک نے اپنے 5 سالہ تعلیمی دورانیے میں ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام امتحانات میں 29 گولڈ میڈل حاصل کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ میڈیکل کی تعلیم میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرنے والے لاہور کے اس ہونہار طالب علم نے بہت چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک بھی حفظ کر رکھا ہے۔ ولید ملک سے قبل پاکستان میں کسی ایک کورس میں زیادہ سے زیادہ گولڈ میڈل حاصل کرنے کا اعزاز ایک PhD کی طالبہ کے پاس تھا، جنہوں نے 23 میڈل حاصل کیے تھے۔ کرسمس کے قریب آتے ہی دنیا بھر میں زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ اٹلی میں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی اٹلی میں کرسمس کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے دکانیں اور گھر سجا دیے گئے ہیں، سڑکوں پر لائٹس لگا دی گئی، بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے، مارکیٹ اور دفاتر کے باہر کرسمس کے درخت لگا دیے گئے ہیں۔ کرسمس کے درختوں پر بھی برقی کمکمے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا میں دنیا کی سب سے طاقتور ریڈیو دوربین کی تنصیب شروع ہو گئی۔ اس ریڈیو دوربین کی خاصیت یہ ہے کہ اسے بین الاقوامی سائنسی تعاون حاصل ہے، جس کے ذریعے 1,30,000 اینٹینا اور 200 سیٹلائٹس کو آپس میں مربوط کیا جائے گا، جس سے ریڈیو دوربین کا قطر 1 مربع کلومیٹر ہو جائے گا۔ اس دوربین کی 2 طاقتور رصدگاہیں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں دیو کامد اور انتہائی حساس دوربینوں پر مشتمل ہوں گی۔ سائنسدانوں کو توقع ہے کہ یہ ریڈیو دوربین خلا سے موصول ہونے والے سگنل سن کر اور خلا کی گہرائیوں میں دیکھ کر ایسے بنیادی سوالات کا جواب تلاش کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔